हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 क्लास 9th। क्लास 9th से आपके इकोनॉमिक्स स्टार्ट है। तो फर्स्ट चैप्टर जो था पालमपुर गांव की कहानी, वो ऑलरेडी मैंने करा दिया है, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। और सेकंड चैप्टर संसाधन के रूप में लोग, चैप्टर 2। ओके, थोड़ा लेट आ रही है वीडियो तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है इसलिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संसाधन के रूप में लोग, पहले हम चैप्टर का नाम ही डिस्कस करते हैं। संसाधन मतलब रिसोर्सेज। क्या होते हैं रिसोर्सेज? तो रिसोर्सेज होते हैं कि जिन चीज़ों का प्रयोग, जिन वस्तुओं का प्रयोग मनुष्य अपनी इच्छाओं के लिए करता है और इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। मतलब कोई भी वो चीज़, कोई भी वस्तु जिसका प्रयोग मनुष्य अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए करता है, ठीक है, वो हमारे कहलाते हैं रिसोर्सेज। रिसोर्सेज हमारे कई टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमारे प्राकृतिक आ जाते हैं, मानव निर्मित आ जाते हैं, नवीकरणीय आ जाते हैं, अनवीकरणीय आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैंने चैप्टर के लास्ट में थोड़ा सा रिसोर्सेज के बारे में लिखा है ताकि आपको पता चल जाए कि जिसका उपयोग मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। प्रकृति का कोई भी तत्व, जैसे प्राकृतिक भी होते हैं, मानव निर्मित भी होते हैं, वो तभी हमारा रिसोर्सेज कहलाता है जब वह मानवीय सेवा करता है, जब मानव उसे अपने उपयोग में लाता है। अब संसाधन को दो श्रेणी में बांटा गया है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। प्राकृतिक और मानव निर्मित भी होते हैं और उनके भी कई सारे टाइप्स होते हैं। वो जब हम स्टैंडर्ड्स तैयारी करेंगे ना थोड़ी आगे, तब आ जाएगा एक एक टॉपिक। नवीकरणीय में क्या होता है कि जिसका हम दोबारा उत्पादन कर सके। अनवीकरणीय क्या होता है कि दोबारा उत्पादन नहीं कर सकते, मतलब जो चीज़ प्रकृति में खत्म हो गई है ना, तो खत्म ही समझो से, ठीक है। तो रिसोर्सेज मेरा मकसद था कि चैप्टर का नाम समझा दूं कि संसाधन होते क्या है, कि जिसका उपयोग मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। और प्रकृति में कोई भी था तो संसाधन रिसोर्सेज कब बनता है, जब हम उसे अपने काम में लाएंगे, ठीक है। तो चैप्टर तो समझ आ गया, नाम आपका संसाधन क्या है। अब संसाधन के रूप में लोग, मतलब लोग किस तरह से आ रही है, ठीक है। तो एक देश में काम कर रही वह जनसंख्या जो अपने उत्पादन कुशलता और क्षमता से देश के उत्पादन को बढ़ाती है, मतलब प्रोग्रेस की तरफ जाती है, और साथ ही सकल राष्ट्रीय उत्पाद में भी योगदान देती है, मतलब देश के जीडीपी में भी योगदान देती है, ठीक है। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है, मतलब शिक्षा में और प्रशिक्षण सीखने में और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है, पैसा खर्च किया जाता है, तो जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। मैंने प्रीवियस चैप्टर में बताया था मानव पूंजी क्या है। हमारी पूंजी क्या है? हमारा ज्ञान, हमारी कुशलता, कि जब हमारे पढ़ने पे, हमारे सीखने पर, हमारी चिकित्सा सेवाओं में हम पे पैसा खर्च किया जाएगा, हम पढ़ेंगे लिखेंगे, तो क्या होगी, हमारी जो जनसंख्या है वो मानव पूंजी में बदल जाएगी, क्योंकि जो हमारी पूंजी है वो हमारी ज्ञान है, और ज्ञान को हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो कहते हैं कि जनसंख्या मानव पूंजी में ही बदल जाएगी। मानव संसाधनों को दूसरे संसाधनों से ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मानव किसी भी सामान और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। मानव अपने कौशल, ज्ञान और शिक्षा द्वारा कच्चे माल को उपयोगी वस्तु में परिवर्तित करता है। मैंने आपको बताया था, ठीक है। कोई भी हम चीज़ बना रहे हैं तो हमें क्या पड़ती है? 4 चीज़ों की जरूरत पड़ती है किसी भी चीज़ के उत्पादन के लिए। भूमि की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, बताया था मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में। भूमि की आवश्यकता पड़ती है, फिर पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, श्रम की आवश्यकता पड़ती है, मतलब परिश्रम करेंगे हम उसमें, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। तो कहा है कि मानव संसाधनों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहा है क्योंकि मानव अपने कौशल, ज्ञान और शिक्षा द्वारा कच्चे माल को उपयोगी वस्तु में परिवर्तित कर सकता है। हमारे पास भूमि भी है, हमारे पास श्रम भी है, मजदूर काम करने वाले परिश्रम के लिए, हमारे पास भौतिक पूंजी है, बट हमारे पास मानव पढ़ा लिखा ही नहीं है, तो वो कैसे बना सकता है? कोई वेस्ट चीज़ को वो सही बना ही नहीं सकता, यूज़ के लिए कर ही नहीं सकता। तो कच्चे माल को उपयोगी वस्तु में परिवर्तित जो करता है वो मानव है, जो उनकी उत्पादक क्षमता और कमाई की क्षमता को भी प्रभावित करता है। शिक्षा और चिकित्सा देखभाल द्वारा मानव पूंजी में निवेश भविष्य में उच्च रिटर्न दे सकता है, वो वापस दे सकता है। हम जितना पैसा बच्चों की पढ़ाई में खर्च करते हैं, अगर वो कुछ बनते हैं तो वापस हमें वो पूंजी के रूप में ही मिल सकता है, वो देश में प्रोग्रेस करेगा, क्योंकि, ठीक है। कहा जाता है कि जापान में प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। आगे जब हम संसाधन डिटेल में पढ़ेंगे ना, पता चल जाएगा कि नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं, मानव निर्मित क्या होते हैं। लेकिन फिर भी कहते हैं कि जापान को विकसित देश है। क्यों कहते हैं? जबकि वहाँ पे नेचुरल रिसोर्स नहीं है। तो आंसर है इसका कि जापान में क्या है, मानव संसाधन में बहुत निवेश किया गया है, उनकी पढ़ाई लिखाई पर, ठीक है, उन्हें योग्य बनाया गया है। उनके पास समृद्ध प्राकृतिक संसाधन नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें विकसित राष्ट्र कहा जाता है, क्योंकि जापान के पास क्या है, जापान की जनसंख्या में मानव पूंजी है, वहाँ की जनसंख्या पढ़ी लिखी है, क्योंकि, ठीक है, आया समझ। मानव जो भी क्रिया करता है, अब उनको दो समूह में बांटा जाता है, एक तो आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया। अब क्या होती है आर्थिक क्रिया? मौद्रिक लाभ के लिए की गई गतिविधियाँ, ठीक है। मौद्रिक मतलब मॉनेटरी, मौद्रिक नीति आप पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये मौद्रिक का मतलब क्या होता है? मुद्रा प्लस
मौद्रिक का मतलब होता है मुद्रा, और प्लस मौद्रिक नीति आती है तो नियम बन जाता है। तो मतलब मौद्रिक मतलब मुद्रा के लिए, पैसों के लिए, पैसे के लाभ के लिए की गई गतिविधि। आर्थिक क्रिया में क्या होता है, धन या लाभ के लिए की जाती है कि जिसमें हमें कुछ तो मतलब प्रॉफिट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दुकानदार, दुकानदार क्या करता है, कोई चीज़ जब वो लाता है और आपको बेचता है, तो वो कुछ चीज़ आपको बेचता है, ठीक है, वो पैसा कमाता है, और कुछ चीज़ अपने घर के भी रख लेता है। तो क्या है, मौद्रिक लाभ के लिए मतलब पैसे के लिए। मौद्रिक अभी आगे पढ़ाऊंगी मौद्रिक नीति या मौद्रिक क्या होता है। गैर आर्थिक क्रिया में क्या आएगा, जो गतिविधि मौद्रिक लाभ के लिए नहीं की जाती, पैसे कमाने के लिए नहीं होती, या सिर्फ संतुष्टि के लिए की जाती है। जैसे गरीब लोगों की मदद, आप किसी गरीब लोगों की मदद क्यों करते हो, कि आपको पैसा देगा या कुछ चीज़ के लिए, नहीं, वो संतुष्टि के लिए। तो आर्थिक क्रिया में क्या होता है, पैसे कमाने के लिए, गैर आर्थिक में अपनी संतुष्टि के लिए। अब आ जाता है जो आर्थिक क्रिया थी, उसको भी दो भागों में बांटा जाता है। दो भाग कौन से, एक तो बाजार की क्रिया और एक गैर बाजार क्रिया। बाजार क्रिया में क्या आता है, बाजार की गतिविधि वे गतिविधि है जो कुछ परिश्रमिक मतलब पैसे प्राप्त करने के लिए की जाती है। ये गतिविधि कुछ लाभ प्रदान करती है। जैसे उद्योगपति द्वारा चलाया गया कोई उद्योग, क्यों चलाता है वो उद्योग, क्योंकि वो पैसा कमाना चाहता है। गैर बाजार क्रिया में क्या आता है कि गैर बाजार की गतिविधि वे है जो उपभोग के लिए की जाती है, अपने लिए। ये गतिविधि कोई पैसे नहीं देती है, अपने लिए की जाती है। किसान जो अपने उपभोग के लिए किसानी करता है, ठीक है। विभिन्न क्रियाकलापों मतलब एक्टिविटी, इन एक्टिविटीज के बेसिस पर 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। एक तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में कौन आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन, उत्खनन। इन नामों से पता चलता है कि प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाएं सीधे भूमि से और जल से जुड़ी है, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, सेकेंडरी एरिया। द्वितीय क्षेत्र में आता है विनिर्माण, किस चीज़ का निर्माण करना शामिल है। जैसे गन्ने का जो रस होता है वो किस लिए यूज होता है, चीनी बनाने के लिए। यहाँ से हमें कुछ निर्माण की बात पता चल रही है। तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, किसमें जो है व्यापार हो जाएगा, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सेवा, ये सब मतलब कुल मिला के सेवा के क्षेत्र है सारे। तो सेवा क्षेत्र भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। और ये जो सारी एक्टिविटी है ना, ये राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करते हैं। राष्ट्रीय आय मतलब राष्ट्र की आय बढ़ाते हैं। इनसे क्या होता है, प्रोग्रेस होती है देश की। अब बेरोजगारी की बात की गई है, तो बेरोजगारी क्या होती है, वह दशा या वह स्थिति है बेरोजगारी जब प्रचलित मजदूर दर पर काम करने के इच्छुक लोग रोजगार प्राप्त नहीं करते। जब लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, तो कहते हैं कि बेरोजगारी। बेरोजगारी कई टाइप के होते हैं, जैसे मौसमी बेरोजगारी भी आती है, जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में ही रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। कुछ महीने तो वे काम करते हैं और कुछ महीने ऐसे होते हैं कि उनको रोजगार काम नहीं मिलता, तो उसे कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। शहरी बेरोजगारी क्या है कि शहर में पढ़े लिखे लोग हैं फिर भी उनको रोजगार नहीं मिलता। शहरी क्षेत्रों के मामले में शिक्षित बेरोजगारी मतलब शिक्षित मतलब पढ़े लिखे लोग हैं और फिर भी बेरोजगार है, तो कहते हैं शिक्षित बेरोजगारी। एक सामान्य परिघटना बन गई है। मौद्रिक मतलब मौद्रिक नहीं है, मैट्रिक है, ठीक है ना। मैट्रिक मतलब कि वो 12th तक पास है, 10th तक पास है, स्नातक ग्रेजुएशन कर चुके हैं, डिग्री ले चुके हैं। अनेक युवक रोजगार पाने में असमर्थ है कि पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वे बेरोजगार है, तो इसे कहते हैं शहरी बेरोजगारी। एक आ जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसमें क्या होता है, इसके अंदर लोग नियोजित प्रतीत होते हैं कि हाँ काम कर रहे हैं। जैसे जहाँ 4 व्यक्तियों का काम है ना, उसी काम को 8 व्यक्ति कर रहे हैं, लेकिन है बेरोजगारी है तभी तो जो 4 बंदों का काम है वो फिर भी 8 कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब बेरोजगारी के कारण क्या है कि बढ़ती जनसंख्या, ज़्यादा जनसंख्या की वजह से काम नहीं मिल पाते। कृषि क्षेत्र में विकास की धीमी गति, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र सीमित है, तकनीकी विकास अव्यवस्थित है। बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में भी वृद्धि हुई है। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है, रिसोर्सेज की। युवकों में क्या होती है, निराशा और हताशा की भावना होती है, ठीक है। तो चैप्टर आपका हो जाता है यहाँ पर खत्म। अब जो आपका आया था मौद्रिक, तो मॉनेटरी पॉलिसी पढ़नी है आपको, मौद्रिक नीति थोड़ा बहुत बता देती हूँ। वैसे तो एनसीईआरटी स्टार्ट है यहाँ से, आगे आ जाएगा स्टैंडर्ड बुक में, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। मौद्रिक नीति मतलब मौद्रिक का नाम आया था इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। मौद्रिक मतलब मुद्रा, नीति नियम। मुद्रा के प्रवाह के लिए बनाई गई नीति वो कहलाती है हमारी मौद्रिक नीति। अभी मुद्रा के प्रवाह है जो, ठीक है। मुद्रा का प्रवाह क्या होता है, इसको हम फ्लो ऑफ मनी भी कह सकते हैं, मतलब मुद्रा का प्रवाह। मनी सप्लाई भी कह सकते हैं, मुद्रा आपूर्ति या लिक्विडिटी भी कह सकते हैं, मतलब तरलता। वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था जो हमारी है जिंदगी, ठीक है, उसमें जितनी भी हमारी करेंसी है, जितनी भी मुद्रा है, मतलब जितने भी हमारे पास पैसे हैं, वह अर्थव्यवस्था देश की तरलता कहलाती है। वह अर्थव्यवस्था या क्या कहलाती है, देश की तरलता, लिक्विडिटी या मुद्रा आपूर्ति या मुद्रा का प्रवाह। मान लीजिए आपका 500 रुपया है या 1000 है, तो वो आपकी क्या है, आपकी तरलता, मुद्रा आपूर्ति, मुद्रा का प्रवाह है। मौद्रिक नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में तरलता को नियंत्रित किया जाता है, और यह कहते हैं हम कंट्रोल किया जाता है, संतुलित किया जाता
सकता है। कैसे? एक तो तरलता को बढ़ा के और एक तरलता को घटा के, मतलब बैलेंस करना है। किसी के पास ज़्यादा है तो कम और किसी का कम है तो ज़्यादा कर दो। मौद्रिक नीति 2 प्रकार की होती है, सस्ती होती है, एक महंगी। ये आपको थोड़ा सा मैंने बस बेस बताया है, ठीक है, ताकि आपको समझ आए कि मौद्रिक का मतलब होता है हमारी जो करेंसी है, ठीक है, मुद्रा होती है। संसाधन मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जिसका प्रयोग मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। प्रकृति का कोई भी तत्व संसाधन तब बनता है जब वो मानव उसका प्रयोग करता है। तो चैप्टर हो जाता है आपका खत्म। मैं स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ, वीडियो को पॉज करना है, नोट्स बना लेने हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो आपको लाइक करनी है, शेयर और कमेंट्स में मुझे बताना है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।